तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स में से अपने इनकम मेथड के बारे में। नेशनल इनकम में से हमने वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला ऑलरेडी देख लिया था और उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हमने ऑलरेडी ट्राई कर लिए हैं। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले इनकम मेथड का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे। इनकम मेथड होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है और इसके फॉर्मूला के कंपोनेंट्स क्या हैं। फिर आने वाले लेक्चर में हम इनकम मेथड के कुछ न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में नेशनल इनकम के मेथड्स में से आपको न्यूमेरिकल ही देखने को आए। कई बार आपको न्यूमेरिकल की बजाय थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी पूछे जाते हैं। तो आज हम पहले नेशनल इनकम के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स कवर करते हैं, फिर आने वाले सेशंस में हम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इनकम मेथड का पहले ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। हम देखेंगे आखिरकार इनकम मेथड होता क्या है, इनकम मेथड में यूज होने वाले कुछ बेसिक टर्म्स, फिर इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूलाज होते हैं और उनके जो कंपोनेंट्स के सब कंपोनेंट्स होते हैं वो, और फिर हम देखेंगे प्रिकॉशंस जो हमें लेनी चाहिए वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड। और फिर आने वाले सेशंस में हम इनके न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको इतना तो पता ही है कि कोई भी इकोनॉमी हो, हर इकोनॉमी में टोटल 3 फेजेस होते हैं इनकम के फ्लो के। इसमें पहला फेज होता है फेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी सबसे पहले गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं। गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन को अगर हम यूज करना चाहें एक इकोनॉमी की इनकम कैलकुलेट करने के लिए, तो वहां पर हम अप्लाई करते हैं वैल्यू एडेड मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग एक इकोनॉमी की डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होने वाली जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, उनके मार्केट प्राइस को हम काउंट करते हैं। तो हमें हमारी इकोनॉमी की जीडीपी एट एमपी की वैल्यू पता चल जाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। प्रोडक्शन के बाद सेकंड फेज हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन का। जिन फैक्टर्स ने हमारी प्रोडक्शन में मदद की होती है, जिन फैक्टर्स को प्रोड्यूसर सेक्टर यूज करता है प्रोडक्शन करने के लिए, उन फैक्टर्स की पेमेंट की जाती है, उन फैक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लेबर के बदले में वेजेस, लैंड के बदले में रेंट, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट। तो ये जो 4 फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको प्रोडक्शन में यूज किया गया और दूसरे फेज में हम इनमें डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इनको इनकी इनकम प्रोवाइड करते हैं। तो क्योंकि सेकेंड फेज हमारे पास इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन का फेज होता है, इसलिए हम इसको इनकम मेथड भी कहते हैं। इस फेज में जितनी भी इनकम जनरेट की जाती है, जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट की जाती है बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उस इनकम को हम ऐड कर देते हैं। पूरी इकोनॉमी में जितने भी फैक्टर्स यूज हुए, उन सबको जितनी भी इनकम मिली, उन सभी की इनकम को ऐड करके हमारे पास इनकम मेथड का आंसर आ जाता है। तो इसीलिए सेकंड मेथड हमारे पास होता है इनकम मेथड। और इनकम मेथड से हमें हमारी इकोनॉमी का कौन सा एग्रीगेट मिलता है? एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो सेकेंड फेज के अकॉर्डिंग हमारा इनकम मेथड स्टार्ट होता है। अब ये इनकम मेथड होता क्या है? इनकम मेथड हमारे इकोनॉमी की 3 मेथड्स में से एक मेथड है जिसमें से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनकम मेथड इज वन ऑफ द मेथड वन ऑफ द मेथड यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। इस मेथड में होता क्या? इन दिस मेथड नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ इनकम अर्न्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इस मेथड के अकॉर्डिंग जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किए गए एक साल के भीतर में बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर, उनको मिलने वाली इनकम फैक्टर इनकम होती है और उसी इनकम को जब हम क्लब कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, एग्रीगेट कर देते हैं, तो उससे हमें इनकम मेथड से आंसर मिल जाता है। यानी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनको जो पैसा मिलता है प्रोड्यूसर्स के द्वारा, वो पैसा मिलना प्रोड्यूसर के लिए एक्सपेंस है, लेकिन जो ऑनर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, जिसने अपनी लैंड दी, जिसने एज अ लेबर कहीं पर काम किया, जिसने एज अ कैपिटल अपनी कंट्रीब्यूशन की और जिसने अपना एंटरप्रेन्योरशिप एज अ कंट्रीब्यूट किया इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए, उनको बदले में जो मिलता है वो इनकम होती है उनकी। और उसी इनकम को हम क्लब करके
इनकम मेथड का आंसर फाइंड करते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय काउंटिंग द फैक्टर इनकम अर्नड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा कमाई गई फैक्टर इनकम को जब हम क्लब करते हैं तो हमें इनकम मेथड का आंसर मिल जाता है। यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर सेक्टर यूज करता है, चाहे वो लैंड, लेबर, कैपिटल और चाहे वो एंटरप्रेन्योर ही क्यों ना हो, बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर उसकी पेमेंट करता है। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अब ये जो पेमेंट है प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए एक्सपेंस है, लेकिन किसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे जिसने ये सब चीजें दी थी, के लिए तो इनकम है ना ये। तो दैट इज वाई रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट ये सब फैक्टर इनकम्स हैं और इन्हीं इनकम्स को हम काउंट करके एक इकोनॉमी की नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए जो इनकम मेथड है, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या है। देखो सिंपल है, हम हमारी पूरी नेशन की इनकम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली वो इनकम जो हमें मिलती है किसी दूसरे के लिए काम करने के बाद, यानी मेरा खुद का काम नहीं है, मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ और बदले में मेरे को सैलरी, कमीशन, बोनस, इंसेंटिव, अलाउंस बहुत कुछ मिल रहा है। तो इसको हम कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जब हम दूसरे के लिए काम करके पैसा कमाते हैं। तो पहला सोर्स ऑफ इनकम होता है जब हम किसी के लिए काम करते हैं। दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब है हम किसी के लिए काम नहीं कर रहे, हम अपने लिए खुद के लिए काम कर रहे हैं और हम हमारा पैसा खुद जनरेट कर रहे हैं। हम बल्कि दूसरों को काम दे रहे हैं। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं प्रॉपर्टी ऑनर हूँ, मेरे पास कैपिटल पैसा बहुत है, मैं रेंट पे जमीन दे रहा हूँ, रेंटल इनकम अर्न कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह। और तीसरा सोर्स ऑफ इनकम होता है मिक्स्ड इनकम, जिसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। यानी मैं नौकर भी हूँ और मालिक भी हूँ, मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ और बिजनेस भी मेरा ही है, तो बिजनेस का मालिक भी मैं ही हूँ, ऑनर, ऑपरेटिंग सरप्लस, और काम भी मैं खुद ही कर रहा हूँ, यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी नौकर भी मैं हूँ। तो मिक्स्ड इनकम वो इनकम है जो इन दोनों कैटेगरीज का कॉम्बिनेशन है। इसीलिए ना वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में गई, ना वो ऑपरेटिंग सरप्लस में, बल्कि हमें उसका एक अलग हेड बनाना पड़ा, मिक्स्ड इनकम। तो अब हम एक एक करके बात करते हैं इन तीनों की। सबसे पहले आपको ये पता चल जाना चाहिए, इनकम मेथड से इनकम मेथड से हमें एनडीपी एट एफसी का आंसर मिलता है। और वो कैसे मिलता है, जब हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ऑपरेटिंग सरप्लस और ऑपरेटिंग सरप्लस में मिक्स्ड इनकम, जब हम इन तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं ना, तब हमारे पास एनडीपी एट एफसी आता है। नेशनल इनकम का जो इनकम मेथड है उसका आंसर आता है। अब एग्जाम में आपको ये याद रखना होगा, जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है ये अपने आप में एक मेजर हेड है। इसके अंदर बहुत सारे सब कंपोनेंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे वैल्यू एडिड मेथड में वैल्यू ऑफ आउटपुट अपने आप में मेन हेड था, फिर उसके अंदर सब कंपोनेंट्स आते थे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, याद है ना। अगर आप देख लो, वैल्यू एडिड मेथड में भी यही था, मेन कंपोनेंट था वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, फिर उसके सब हेड्स आपको याद करने पड़ते। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको मेन हेडिंग्स कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, इनके सब हेड्स अब आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि एग्जाम में आपको यही तीनों एज इट इज आ जाए। आपको इन तीनों के कंपोनेंट्स आएंगे जो आपको प्लस करके एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है? कंपनसेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ मिलना, समथिंग इन रिटर्न। तो इसका मतलब सिंपल है, जब एम्प्लॉयज किसी दूसरे के लिए काम करते हैं तो बदले में उनको क्या मिलता है, वो एक इनकम है। जैसे मान लो मैं कहीं पर काम कर रहा हूँ, तो मेरे को बदले में कुछ तो मिलेगा ना, मैं फ्री में काम नहीं करूंगा। अगर मैं फ्री में काम करूंगा फिर वो फैक्टर इनकम नहीं, फिर तो वो ट्रांसफर इनकम की तरह मानी जाएगी, सेवा मानी जाएगी ना, बैठे बिठाए पैसा आ गया। मैं मेहनत कर रहा हूँ, बदले में मेरे को पैसा मिल रहा है,
तो पहला कंपोनेंट क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, और बदले में जो मेरे को मिलेगा वो मेरी फैक्टर इनकम। इसमें क्या क्या मिल सकता है, हो सकता है मेरे को कैश में पेमेंट मिल जाए, काइंड में, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। ये 4 कंपोनेंट्स हैं जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर आते हैं, और इन चारों को प्लस करके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बनता है। यानी एग्जाम में अगर आपको न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल में अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है तो इन चारों को ढूंढने की जरूरत नहीं। अगर दिए भी होंगे ना एग्जाम में तो इन चारों को आप इग्नोर करोगे क्योंकि आपको मेन कंपोनेंट मिल गया। हाँ, अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दिया तो फिर इन चारों को आप ढूंढोगे और प्लस करोगे। जरूरी नहीं है कि चारों दिए हों, हो सकता है 2 3, हो सकता है एक ही दिया हो। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न जो आप मेहनत करने के बाद चाहते हो। इसमें पहला आता है पेमेंट इन कैश। ऑब्वियसली आप कैश, पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हो, तो आपको कैश में क्या मिल सकता है, आपकी मेन वेजेस, सैलरीज, उसके ऊपर से बोनस मिल सकता है, या फिर कोई अदर इंसेंटिव मिल सकता है ना, मेहनत का कमाया हुआ पैसा कैश में। दूसरा, आपको कई बार पेमेंट मिल जाती है काइंड में। काइंड का मतलब होता है आपको कैश नहीं दी जाती, कुछ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स दे दिए जाते हैं, कुछ रिवॉर्ड दे दिए जाते हैं, जैसे फ्री मेडिकल फैसिलिटी, रेंट फ्री अकोमोडेशन, रहने के लिए फ्री घर, फ्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, वगैरह वगैरह, ट्रेवलिंग अलाउंस, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, ये भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आते हैं। इसके बाद तीसरा आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब ये तो आपको पता होगा, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय अपनी सैलरी में से कुछ पैसा काट कर देता है और एम्प्लॉयर भी उतनी ही अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पर याद रखना, हमें एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन काउंट करनी है, एम्प्लॉय की नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय की अमाउंट हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। मान लो आप वर्कर हो, आपकी सैलरी 50,000 है, आप 2,000 रुपए इसमें से डिडक्ट करके 48,000 लेते हो और 2,000 रुपये आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हो फंड्स में। जितने पैसे आपने कंट्रीब्यूट किए उतने ही पैसे आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा, आपका बॉस भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो हमें ये काउंट करना है, ये नहीं। क्यों? क्योंकि हम 50,000 ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, उसके ऊपर 2,000 और ऐड करेंगे तो 52 हो जाएगा ना। 52 आपकी सैलरी नहीं है, 50 ही है। आप 50,000 ऑलरेडी यहाँ पर काउंट कर चुके हो वेजेस और सैलरीज में। तो हमेशा याद रखना, प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन है वो दोनों करते हैं, लेकिन हम किसकी कंट्रीब्यूशन काउंट करते हैं, एम्प्लॉयर की। अगर एग्जाम में दोनों दी हो तो आपको एक ही चूज करनी है, एम्प्लॉयर की, बॉस की, मालिक की। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। कई बार रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं, जैसे ग्रेचुटी, या फिर ओल्ड एज पेंशन नहीं, रिटायरमेंट पेंशन, तो वो भी आपके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में काउंट की जाती है। सेकेंड हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब देखो, जरूरी नहीं है ना कि आप किसी के लिए काम कर रहे हो सकता है आपका खुद का भी काम हो। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में वो इनकम्स काउंट की जाती हैं जो आप खुद जनरेट करते हो। इसमें 4 तरह की इनकम आती है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी। जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के 4 कंपोनेंट्स थे, ऐसे ऑपरेटिंग सरप्लस के भी 4 कंपोनेंट है। अगर एग्जाम में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं गिवन तो इन चारों में से जो जो आइटम गिवन है उनको प्लस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अगर दोनों गिवन हो तो आपको ऑपरेटिंग सरप्लस, मेन इसके ऊपर फोकस करना। अच्छा, अब सबसे पहले बात करते हैं रेंट। रेंट कैसे इनकम है? जब आपके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी है तो आप उसको रेंट पर देकर भी तो पैसा कमा सकते हो ना। तो आप कहीं पर काम नहीं कर रहे, बल्कि आप अपनी प्रॉपर्टी के मालिक खुद हो और उस पर पैसा कमा रहे हो। तो दैट इज वाई रेंट जो है वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में नहीं, ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है। सेकेंड है इंटरेस्ट। मान लो आपके पास बहुत कैपिटल है, बहुत पैसा है, तो आप वो पैसा उधार पर देकर, बैंक में डिपॉजिट कराकर, एफडी कराकर भी तो पैसा कमा सकते हो। तो आप अपने पैसे से पैसा कमा रहे हो, तो इंटरेस्ट जो आप रिसीव करते हो। इसके बाद आता है प्रॉफिट। अगर आप बिजनेसमैन हो, आपका खुद का बिजनेस है, तो फिर आपकी इनकम क्या हुई, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के अंदर 3 कैटेगरीज आते हैं। तो अगर एग्जाम में प्रॉफिट गिवन है तो वेल एंड गुड, नहीं गिवन
तो इन तीनों को प्लस करके आपका प्रॉफिट कंपोनेंट बनेगा। जैसे मान लो आपके बिजनेस ने 10 लाख रुपीस अर्न किए एज अ प्रॉफिट, उस 10 लाख में से आपको कुछ पैसा पहले तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। मान लो आपने 3 लाख का टैक्स दिया, 3 लाख का टैक्स देने के बाद आपके पास बचे 7 लाख। 7 लाख में से मान लो आपने 2 लाख रुपीस यूज कर लिए या डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, निकाल के आप घर ले गए, ड्रॉइंग्स कर लिए, आपने विड्रॉ कर लिए पैसे। 2 लाख के बाद अब आपके पास कितना बचा? 5 लाख। 5 लाख वो प्रॉफिट है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, जो जर्नल रिजर्व है, जो इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व आपने अपने पास रखा हुआ है फ्यूचर यूज के लिए। तो अगर तो आपको प्रॉफिट गिवन है 10 लाख, वेल एंड गुड। नहीं गिवन तो इन तीनों को प्लस करके आपके पास प्रॉफिट कंपोनेंट आ जाएगा, जो कि अगेन 10 लाख ही बनेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डिविडेंड, टैक्स पेड आउट ऑफ प्रॉफिट कॉर्पोरेट टैक्स, एंड वो प्रॉफिट जो आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको हम रिजर्व भी कहते हैं। ऐसे ही लास्ट हमारे पास आता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम वो इनकम है जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और ऑपरेटिंग सरप्लस का कॉम्बिनेशन है। यानी ये ऐसी इनकम है जो ना तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की कैटेगरी में काउंट की जाती है, ना ऑपरेटिंग सरप्लस में। दैट इज वाई हमने इसकी एक तीसरी कैटेगरी बना दी, मिक्स्ड इनकम। ये वो इनकम है जो एक तरह से सेल्फ जनरेटेड इनकम होती है। आप अपने मालिक भी हो और नौकर भी हो। जैसे कोई स्किल ओन्ड पर्सन होता है, सैलून पर्सन, टीचर, है ना, तो ये अपना सोर्स ऑफ इनकम खुद जनरेट कर लेते हैं, तो उनको हम काउंट करते हैं मिक्स्ड इनकम। चलिए, अब इन तीनों कंपोनेंट्स को मिलाकर आपका एनडीपी एट एफसी आएगा। अब हम बात कर लेते हैं इस नेशनल इनकम के मेथड की कुछ प्रिकॉशंस। यानी जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करो और वो भी इनकम मेथड से, तो इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट, ट्रांसफर इनकम इज नॉट काउंटेड। ट्रांसफर इनकम पता है ना, वो इनकम जो फ्री फंड में कमाई जाती है, मतलब मेहनत कोई नहीं की फिर भी पैसा मिल गया। जैसे ओल्ड एज पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन नहीं। रिटायरमेंट पेंशन इनकम मेथड में काउंट होती है क्योंकि वो आपकी मेहनत करने के बाद के वैसे। ओल्ड एज पेंशन, बूढ़े हो चुके हो, गवर्नमेंट ने आपको ऐसे ही एम ही पैसे दे दिए। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, स्कॉलरशिप, तो ये सब नेशनल इनकम में काउंट नहीं की जाती। सेकेंड है इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज। अगर कोई इलीगल एक्टिविटी है, ब्लैक मनी है, गैम्बलिंग है, स्मगलिंग है, वहां से आपने पैसा कमाया, तो वो काउंट ही नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए तो आपको जेल हो जाएगी ना, अगर यहाँ से पैसा कमाओगे। नेक्स्ट है कमीशन और ब्रोकरेज ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। ये हमने वैल्यू एडेड मेथड में भी बताया था। सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू की बाइंग और सेलिंग इनकम की कैलकुलेशन में काउंट नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर सेकेंड हैंड गुड्स को खरीदने बेचने में कोई कमीशन, कोई ब्रोकरेज आपने एक्स्ट्रा पे की है, तो वो नेशनल इनकम में काउंट होगा। तो कमीशन और ब्रोकरेज ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स, बोथ आर इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। कमीशन और ब्रोकरेज जो है वो काउंट की जाएगी। नेक्स्ट है कैपिटल गेन और विंडफॉल गेन्स। कई बार क्या होता है, कुछ सडन गेन्स हो जाते हैं आपको, या फिर सडन लॉसेज हो जाते हैं जो कि रेगुलर नेचर के नहीं होते, तो वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं किए जाएंगे। इसके बाद है कॉर्पोरेट प्रॉफिट। अब ये तो मैंने आपको बताया ही है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट का पार्ट होता है। अगर तो आपको एग्जाम में प्रॉफिट गिवन है तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट प्रॉफिट उसमें ऑलरेडी एडिड है। लेकिन अगर आपको डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड गिवन है, तो इन तीनों को प्लस करना पड़ेगा, तब कॉर्पोरेट टैक्स की यूसेज आएगी और तब आपके पास प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट। तो अगर तो प्रॉफिट गिवन है तो नो नीड टू गिव एनी सेपरेट ट्रीटमेंट। अगर प्रॉफिट नहीं गिवन, आपको 3 अलग अलग कंपोनेंट गिवन है, तो कॉर्पोरेट टैक्स भी ऐड किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनकम टैक्स। अब जो इनकम टैक्स है वो प्रॉफिट में से माइनस किया जाता है, या फिर कह लो कि इनकम में से माइनस किया जाता है जो आपने पैसा कमाया। तो इसका कोई सेपरेट ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। हमें वो इनकम लेनी होती है इनकम कैलकुलेट करते हुए, यानी एक नेशन की नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए हमें वो इनकम लेनी होती है जिसमें से टैक्स माइनस नहीं होता। तो टैक्स माइनस नहीं होना चाहिए, इसका कोई सेपरेट ट्रीटमेंट नहीं। जो मेन अर्निंग्स है इनकम, हमें वो चाहिए। अगर टैक्स माइनस्ड है तो फिर हमें ऐड करना पड़ेगा। लास्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो अपने आप में एक मेजर हेड है
जो कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए इनकम मेथड में काउंट किया जाता है। तो इसको सेपरेट कोई ट्रीट देने की ज़रूरत नहीं है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयी में पेमेंट इन कैश, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स आते हैं। तो इसका कोई अलग से ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, ये था हमारे पास आज का कॉन्सेप्ट जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया इनकम मेथड को। अब आने वाले सेशंस में न्यूमेरिकल भी ट्राई करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए।